तो देखिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपने देख लिया कि जो जुबानी जंग चल रही है और जो चीजें हो रही हैं उस पर हम बात करें। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। शरद जी, एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि पीडीए फॉर्मूले की यहाँ पर दीपक रंजन जी भी, दीपक जी की पार्टी धुआंधार प्रचार कर रही है, पीडीए पीडीए पीडीए, जातीय जनगणना जातीय जनगणना। लेकिन शरद जी अब ये लग रहा है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं कुंद पड़ जाएंगे। आप क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे, आप लोगों के लिए मुसीबत बनेंगे, और खासकर जातीय जनगणना लोकसभा चुनाव में? शर्मा जी देखिए, हमने सबसे पहले ही ये बात कही थी कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का समय है, इसका 30 साल पहले सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई थी और करीब 10 साल पहले सोशल इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी। जनता ने उसको नकार दिया था। जो विकास की गति पे भारतीय जनता पार्टी देश को लेके जा रही है, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे अभी दीपक जी ने कहा था कि हमने जो है 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मेंबर ने, माननीय प्रधानमंत्री से लेके जो बूथ का कार्यकर्ता है, किसी ने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हमने कहा था कि हम विकास उस स्तर तक ले जाएंगे कि हम 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी देंगे। साढ़े 13 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए जिनको नौकरी नहीं मिली है। ये अपने आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो ये जनता, हमने जो काम किया है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। इनके साथ समस्या ये है कि ये तो गाना गाते हैं कि हम साथ साथ हैं, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। समाजवादी पार्टी कहती कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या काम है, कांग्रेस कहती मध्य प्रदेश में अखिलेश की क्या जरूरत है। ये अपना भविष्य देखें। और अगर मैं ये जिस मेन मुद्दे पे ये लोग सब एक हैं कि हम एक सीट पे एक आदमी को टिकट देंगे, एक आदमी को लड़ाएंगे, तो अगर ये भी मान लेते हैं तो 2014 में 136 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 51% से ज्यादा वोट। शरद जी जल्दी से एक रिएक्शन। बीजेपी शानदार तरीके से लोकसभा चुनाव जीत रही है, हैट्रिक बन रही है लोकसभा में, और जो मिशन 80 आप यूपी में लेकर चल रहे हैं, लग रहा है कि इससे आप लोगों का मनोबल बढ़ा है इन 3 राज्यों की जीत के बाद, और फायदा होगा? हमारा मनोबल शुरू से बढ़ा है क्योंकि हम जनता से जुड़े हैं। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता को बांटने का नहीं कर रहे हैं कि हम इनको। चलिए, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा के अंदर एंट्री करते हैं तो कैसे बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, जो एनडीए के सांसद हैं, उन्होंने शानदार नारेबाजी की, जीत के लिए उनकी जमकर बधाई दी उनको। ये देखिए, तालियों के साथ आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मोदी सरकार, मोदी बैठे हुए हैं और ये जीत का जश्न संसद के अंदर भी मना। चलिए, संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े। संदीप साहब, बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार लग रहा है। और एक इशू मैं समझना चाहता हूं सर, जातीय जनगणना का मुद्दा देखिए बीजेपी के लिए अभी टेंशन बढ़ा रहा, आप मानिए, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई लाइन दे दी कि देखिए हमारे लिए कोई जाति नहीं, हमारे लिए 4 जातियां, गरीब, किसान, महिला, युवा। तो आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा अब क्या जो गठबंधन है या सपा है या बाकी दल है वो उठाएंगे और उससे उनको फायदा मिलेगा, या बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगा, या नहीं बीजेपी के लिए अब मुसीबत नहीं बनने वाला है? भाई संदीप जी का ऑडियो उठाएगा, आप म्यूट है सर। आप अब मिल रही है? जी जी जी, मिल रही है आवाज। मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 3 राज्यों, अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो रिजल्ट आया है, मुझे लगता है कि उसने सारे विभेदों को खत्म कर दिया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक विषय निकल के आया है, वो विकास। और 2011 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई, और लगातार 2014 के बाद से ऐसा क्या होता जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जगह जगह बनती चली जा रही है और उनका जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं। आपने देखा इन 3 राज्यों में ऐसा कोई नाम नहीं था जिसको डिक्लेयर किया गया हो, सिर्फ एक नाम था, वो मोदी नाम था। मोदी नाम की जो गारंटी है, मुझे लगता है कि वो उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, जितना पूरा संपूर्ण भारत, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा आज के डेट में कोई उनका। बिल्कुल, देखिए अभी तो यही लग रहा है संदीप जी, अभी तो यही लग रहा है जिस हिसाब से है। ठीक है, मैं जल्दी से मेहमानों के पास रुक कर लेता हूं। संदीप जी जल्दी से एक बार मैं दीपक साहब,
एक सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं, अभी तो चलिए आपका तो तेवर लग रहा है, लेकिन अभी उम्मीद पाले बैठे प्रखर सिंह की हम सब एक आएंगे। लेकिन दीपक साहब आप भूल जाएंगे, इनके नेता मुलायम सिंह के बारे में कुछ कहते हैं, इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके बाद इन आपके नेता को कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखिलेश कौन है, टीएस सिंह देव साहब कहते हैं कि भाई ये अखिलेश यादव कौन है। जब पत्रकार पूछते सर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, ये चीज भूल जाएंगे आप, उस आदमी के लिए भूल जाएंगे क्या कांग्रेस के लिए, जिसके लिए आप लिखते हैं ये हमारे भावी प्रधानमंत्री है। अखिलेश यादव की बेइज्जती भूल जाएगी सपा। अरे जेपी साहब छोड़िए पुरानी बातें, वो इंडिया गठबंधन के ऊपर छोड़ दिया, इंडिया मोर्चा। लगता दीपक जी से हमारा संपर्क है। चलिए मैं लौटा। शरद साहब ये लग रहा है कि जो अभी हमारा उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन ये आपको लग रहा है कि ये लोग बेइज्जती भुला देंगे अपने एक दूसरे की, चिरकुटी नेता ये सब बातें कही गई शरद साहब, ये भूलेंगे और फिर आपके खिलाफ लड़ेंगे एकजुट होकर? नहीं शर्मा जी देखिए, ये इसको तो बिल्कुल भुला देंगे, क्योंकि देखिए इनको लोकतंत्र बचाना है और सेकुलरिज्म के जो मसीहा हैं इन सबके घरों में सेकुलरिज्म की गंगा बहती है, तो इसको बचाने के लिए सब लोग साथ हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सेकुलर वोट जो है, क्योंकि सपा के पास सेकुलर वोट है, बस कांग्रेस के पास सेकुलर वोट है, ममता दीदी के पास सेकुलर वोट है, आम आदमी के पास भी सेकुलर वोट है, तो कौन किसको अपना वोट देने जा रहा है? अब आम आदमी अपना सेकुलर वोट कांग्रेस को दे देगी, कांग्रेस अपना सेकुलर वोट समाजवादी को दे देगी। हालांकि सेकुलरिज्म में सब लोग एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। आप देखें कि अभी रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के तेलंगाना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों को बेच के उन मुसलमानों के सपनों को पूरा करेंगे, ये उन्होंने ट्वीट किया है। एक पार्टी है जिसने हिंदुओं पे गोलियां चलवा दी, तो ये सेकुलरिज्म की जो प्रतिस्पर्धा है जनता देख रही है। तो फिर तो आप भी तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं ना सर? नहीं, आप भी तो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं, ये तो सबका सपना अपना आइडियोलॉजी है। नहीं, हम तो हिंदुत्व माने भारत। हाँ। हिंदुत्व है जिसकी वजह से आज सारे सर्व समाज भारत में सुरक्षित है, आज मुस्लिम सुरक्षित है, क्योंकि ये हिंदू देश है, ये सनातन धर्म का देश है, यहाँ हर जाति हर धर्म सुरक्षित है। सबसे पहली मस्जिद भारत में बनी थी मक्का के बाद, बेट थूमा जो पहली चर्च है वो भारत में बनी थी। तो ये सनातन धर्म है जिसमेम ये सब सारे धर्म एक साथ है। और हमारा सेकुलरिज्म जो है वो इसलिए नहीं है कि हमको साहब उनके वोटों से जीतना है चुनाव। यहूदी धर्म के लोग हैं 168, आप नाम आंकड़े ले लीजिए। चलिए सर, शरद जी, दीपक जी आ गए। दीपक जी यही मेरा, दीपक जी क्या मेरा सवाल आप सुन नहीं ले पाए थे, लेकिन अब फ्रीज हो गए थे आप, तो अब तो सुन लिया होगा सर, जवाब देंगे इस पर? देखिए अभी हमारे काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शरद त्रिवेदी जी बार बार सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। किस सनातन में लिखा है कि सांसद जो अपने समकक्ष सांसद को आतंक और धर्म से जोड़ करके गाली दे? किस सनातन ने सिखाया? दीपक जी उस पर जवाब दीजिए। अखिलेश की बेइज्जती भूलेगी क्या सपा? अखिलेश यादव की बेइज्जती भूल जाएगी क्या सपा? बात करने का दीपक जी, अखिलेश यादव की बेइज्जती भूलेगी सपा? अरे चुनाव खत्म हो गया, दीपक रंजन जो वादे किए आपने उन वादों को पूरा करिए। दीपक रंजन जी देने का वादा किया, दीपक रंजन जी दुगनी करने की बात कही है, जो आपने महंगाई कम करने की बात कही है, सिलेंडर आपने 450 रुपए देने काम किया। आप उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं शुरू कर देते हैं 450 रुपए का सिलेंडर? उत्तर प्रदेश में भी तो। दीपक जी मेरा सवाल सुन पाए आप? दीपक जी मेरा सवाल, कहां देश में लोगों को बेवकूफ बना करके वोट हासिल करते रहोगे? दीपक जी मेरा सवाल सुन पाए? दीपक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, अपने पीसीआर से कहिए आवाज। भाई जरा आवाज दीजिए भाई, दीपक जी तक आवाज पहुंचाइए, आवाज जरूर पहुंचाना है। इनकी आवाज जनता ने सुनी नहीं है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कम से कम हमारी आवाज जानी चाहिए इन तक। ठीक है दीपक जी, आई आवाज आई? अरे आप खुद ही नहीं बोल पा रहे हो, आप तो आप एक ही आदमी का आवाज सुना रहे हो। ठीक है, आप एक ही पार्टी को आवाज सुना रहे, मैं व्यस्त हूं, दिक्कत तो यही है। ठीक है दीपक रंजन साहब, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बंद कर देते, अखिलेश यादव की बेइज्जती बर्दाश्त करेगी जो कांग्रेस ने की है और हाथ मिलाएगी? ओम प्रकाश राजभर ने जो इनकी बेइज्जती की थी प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया, देश ने बर्दाश्त कर लिया। हाँ। देश ने बर्दाश्त कर लिया। तो आपका सिद्धांत बीजेपी वाला है क्या? फिर पानी पी पी के गाली दिया था। नहीं, आपका सिद्धांत बीजेपी वाला है फिर? और भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त कर लिया, आज उन्हीं को अपने गोद में बिठाले हुए हैं, उन्हीं के साथ गलवैया कर रहे हैं। चलो प्रखर साहब आप भी अपने नेताओं को, जो चिरकुट थर्ड ग्रेड का नेता सुना था, आप समाजवादी पार्टी के साथ है फिर भी?
आपके नेताओं को चिरकुट कहा, थर्ड ग्रेड का नेता था। जेपी जी बायस होकर के डिबेट मत करो। प्रखर सिंह साहब, प्रखर साहब, आपने पूछा सर मैं तो कहीं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी जो हुआ सर, मैं तो वही घटना पूछ रहा हूँ कि एनडी गठबंधन का घटक दल है कि नहीं है। प्रखर साहब आप जवाब देंगे क्या? आप कहाँ पूछ रहे हो, आप कहाँ पूछ रहे हो उनसे? प्रखर साहब बैठे पूछो क्या जरूरत पड़ी है इनको, उनके बिना कौन सा इनका काम रुका जा रहा है? प्रखर साहब आप जवाब देंगे कि गाली सुनने के बाद क्यों उनको अपने साथ रखे हो, एनडी गठबंधन का क्यों हिस्सा है? प्रखर साहब आपके नेताओं को चिरकुट कहा, आप सुनेंगे? चलिए लगता आवाज नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास चर्चा करने के लिए।